हेलो गाइस, हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरनाथ प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एडुनाइस पर। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब। तो आइए हम लोग देखते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आइए आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे और शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बोल रहा बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था ये 1773 से 1833 ईस्वी तक चालू था। ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर नाम का एक पद होता था जो बंगाल को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या था, बंगाल के गवर्नर नाम का ही पद था। तो सर्वप्रथम बंगाल के जो गवर्नर बने थे यानी राज्यपाल बने थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और अन्य जो प्रेसिडेंसियाँ हो गई जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, इनके अपने अपने गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब पारित होता है उसके बाद बंगाल का गवर्नर का जो पद है उस पद को बंगाल के गवर्नर जनरल नाम में बदल दिया गया था। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने हुए थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले आपसे पूछेगा बंगाल का पहला राज्यपाल या बंगाल का पहला गवर्नर, तो वो हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बोल रहा है आइए, उसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है कि हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट ये हो गया था कि बंगाल के गवर्नर, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद ही बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल नाम में बदल दिया गया था। नेक्स्ट बोल रहा है इस अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था इसके माध्यम से बंगाल, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो 1833 से 1858 तक बने हुए थे। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है, 1833 में जो चार्टर अधिनियम आता है इसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद है एक बार फिर से इस नाम को बदल दिया जाता है और इस बार कर दिया जाता है क्या, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का जो गवर्नर जनरल पद है ये 1833 से 1858 तक रहता है और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पद एक बार फिर बदल कर दिया जाता है बंगाल, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपसे पूछेगा बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को रिपोर्ट किया गया था। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है वायसराय का जो पद था वो 1858 से 1947 तक रहता है, क्योंकि 1857 में क्रांति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से क्या किया जाता है, भारत का जो गवर्नर जनरल पद है उसको हटाकर वायसराय का पद लाया जाता है। उसके बाद जो सत्ता रहती है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अधीन चल जाती है, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करते हैं, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश का ऑर्डर हम लोग पालन करते हैं। ब्रिटेन से ऑर्डर आता है, सीधे महारानी के अंडर में चला जाता है। तो बोल रहा है 1858 से 1974 तक वायसराय का पद रहता है। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत ब्रिटिश ताज को सीधे अपने नियंत्रण में ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था जिसे भारत के वायसराय द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। तो 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, आप लोग एक ही अधिनियम जानते होंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, किंतु 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, भारत के वायसराय के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया था, भारत के वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट नियुक्त करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रखा है जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। उसी तरह अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है विलियम बेंटिक, और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहता है। तो याद रखिए जो अंतिम वो पहला। ठीक है, याद क्या रखिएगा, जो अंतिम वो पहला। तो सर
जॉन विलियम बेंटिक जो थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा भारत के, पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक सर ही थे। ठीक है, तो याद रखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक। उसी तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जिस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गए, उसी तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो जब भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हो गए तो उसी तरह भारत का प्रथम वायसराय भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। उसी तरह भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अगर अंतिम हो गए तो फर्स्ट भी यही होंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्वतंत्र भारत यानी भारत आज़ादी के बाद भारत का पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल कहलाया वो कहलाया चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और इनके बाद ये पद को समाप्त कर दिया गया था। तो भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आप लोगों ने देख ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो वारेन हेस्टिंग, तो पहला हमारा है वारेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785 तक रहा था। तो इसके कालखंड में हुआ था 1773 का विनिमय अधिनियम आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ था तथा 1775 से 82 तक फर्स्ट एंगोल मैसूर युद्ध, एंगोल मराठा युद्ध चला था। तो इसको हम लोग प्रथम मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें 1782 में क्या होता है? सलवाई की संधि होती है। और 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लॉर्ड कार्नवालिस में। लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक चला था, जिसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो कि 1792 में होती है। उसके बाद हुआ था कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस कोड बिल पारित किया गया था 1793 में। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग का हुआ था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में आता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त पहली बार कब आता है? 1793 में। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली नेक्स्ट आ गया हमारा, जो इसके बाद जो हमारा गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसको हाईलाइट करना मैं भूल गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल रहता है 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसके कालखंड में क्या होता है? सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय दिया जाता है 1798 में। चौथा मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और दूसरा मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 तक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गवर्नर आता है, ठीक है, जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1807 से 1813 तक। इसके कालखंड में सिर्फ एक ही घटना घटती है, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इसी के शासनकाल में होती है। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल होता है ये 1813 से 1823 तक चलता है। इसके शासनकाल में क्या होता है? इसके शासनकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 तक चला था, और सगौली की संधि होती है 1816 में। इसी के शासनकाल में तीसरा मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 के बीच, और मराठा संघ का विघटन हो जाता है। और इसी के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया लॉर्ड एम्स्टर्म। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल 1823 से 1828 तक रहता है, और इसके शासनकाल में प्रथम बर्मी युद्ध होता है 1824 से 1826 के बीच। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 तक रहता है, और इसके शासनकाल में दो घटनाएं घटती हैं। एक होता है सती प्रथा का उन्मूलन जो 1829 में हुआ था, और दूसरा होता है 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड हैं 1836 से 1842 तक इनका कालखंड बना रहता है, और इनके कालखंड में पहली जो घटना होती है वो होता है पहला अफगान युद्ध जो 1838 से 1842 तक चलती है। इसके बाद हमारा आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वो 1844 से 1848 तक इनका कालखंड है, और इनके शासनकाल में होता है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, और सेकेंड हमारा जो होता है उसी समय लाहौर की संधि होती है। ठीक है, तो लाहौर की संधि कब होती है? 1846 में, इसको आप याद रखिए। और नेक्स्ट जो होता है इनके शासनकाल में, हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार होते हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम होती है और उसमें सामाजिक सुधार लाया जाता है। इसके बाद डलहौजी का शासनकाल आ जाता है। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक चलता है।
इसमें क्या होता है, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच, और बर्मा का क्या होता है 1852 में विलय हो जाता है। इसके बाद आता है चूक के सिद्धांत का परिचय, इसमें चूक के सिद्धांत को भी पारित किया गया था। उसके बाद बूट डिस्पैच आ जाता है 1854 में। इसी के बीच यानी डलहौजी के शासनकाल में ही क्या हुआ था, हमारा रेल चलाया गया था पहली बार, इसीलिए डलहौजी को कहा जाता है कि रेलवे के जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय रेलवे के जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो 1853 से बम्बई और ठाणे के बीच जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो डलहौजी के शासनकाल में ही बिछाई गई थी। 1853 में ही बम्बई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई। ठीक है, ये डबल बार टाइप हो चुका है, तो इसलिए एक बार याद रखिए। और PWD की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो ये सब शासनकाल किनके कालखंड में है, ये सब शासनकाल है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, बर्मा का विलय हुआ था, चुक का सिद्धांत, बूट डिस्पैच 1854। इंपॉर्टेंट इसमें यही है आपका कि बम्बई से ठाणे तक को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत का क्या कहा जाता है, रेलवे लाइन के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक रहता है। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता है। इसके बाद सत्ता क्या होती है, सत्ता चल जाती है डायरेक्ट महारानी के हाथ में, यानी कि ब्रिटेन से। इन्हीं के शासनकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कैनिंग के टाइम में। कैनिंग के टाइम में ही क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण मिलता है। यानी इसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में नियंत्रण जो रहता है वो पूरी तरह से महारानी विक्टोरिया यानी क्राउन के पास चला जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में 1861 में भारत परिषद अधिनियम भी आया था। इसके बाद हमारे आ जाते हैं सर लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का शासनकाल रहता है 1864 से 1869 तक। तो इनके शासनकाल में भूटान युद्ध होता है 1865 में, और होता है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना होती है जो कि 1865 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉर्ड लिटन। इनका शासनकाल रहता है 1876 से 1880 तक। इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इनके शासनकाल में घटनाएं घटती वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, दूसरा अफगान युद्ध, और महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इन्हीं के शासन में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद तथा भारत की रानी या महारानी की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद शासनकाल आ जाता है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो रहता है वो 1880 से 1884 तक चलता है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन होता है 1882 में, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है तथा स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प 1882 में आता है। इन्हीं के टाइम में इल्बर्ट बिल विवाद होता है 1883 से 84 के बीच, और शिक्षा पर हंटर आयोग कमीशन का गठन भी होता है 1882 में। एक हंटर आयोग होता है, हंटर कमीशन का गठन होता है, वो अलग है, वो आपका होता है 1919 में। ठीक है, ये हंटर कमीशन अलग है, ये शिक्षा पर हंटर आयोग है। ठीक है, तो मिक्स मत करिएगा, याद रखिएगा, दोनों अलग है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल चलता है 1884 से 1888 तक। इनके शासनकाल में पहला जो घटना घटती है वो होता है तीसरा बर्मी युद्ध होता है 85 से 86 के बीच, और इन्हीं के शासन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो ये आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल 1888 से 1894 तक रहता है, और इनके शासनकाल में जो घटना घटती है, तीन घटनाएं हैं। कारखाना अधिनियम 1891 पारित होता है, भारत परिषद अधिनियम 1892 तथा डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में होती है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन होता है। तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल होता है वो होता है 1899 से 1905 तक। तो इनके कालखंड में सबसे पहली घटना होती है पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में होती है। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी 1902 में होती है। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया जाता है। इसके बाद 1905 में जो VVI है, इसको VVI रखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल रहता है 1905 से 1910 के बीच। इनके शासनकाल में क्या होता है, इनके शासनकाल में होता है स्वदेशी आंदोलन। क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, उसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है जिसमें भारत के गरम दल और नरम दल दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये घटना सूरत में ही हुई थी।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के घर के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है आपसे। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसमें मुसलमानों को क्या किया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी कि आप अपना जो है वो अपना निर्वाचन खुद करें और अपना नेता खुद चुनें, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल 1910 से 1916 के बीच चलता है। तो इनके घटनाकाल में जो घटना घटी थी, इनके घटनाक्रम में जो घटना घटी थी वो पहले घटना है बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द कर दी गई थी। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी का स्थानांतरण। इन्हीं के शासनकाल में राजधानी जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर कर दिल्ली कर दिया जाता है। और हिंदू महासभा की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में होती है, जो कि 1915 में होती है। कब होती है? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 1921 के बीच। इनके शासनकाल में जो घटनाएं घटती हैं उनमें प्रमुख है लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। लखनऊ समझौता होता है, इसमें तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। 1916 में ही एक और घटना घटता है जिसे हम लोग कहते हैं होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नील की खेती जो होती है उसके लिए जो टैक्स दिया जाता है उसके लिए गांधी जी ने बिहार के चंपारण में आके सत्याग्रह शुरू करते हैं। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मॉन्टेस्क्यू की अगस्त घोषणा। मॉन्टेस्क्यू की अगस्त घोषणा 1917 इन्हीं के शासनकाल में आता है, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। 13 अप्रैल ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसमें टोटल 4-5 घटनाएं घटी थी, इसको आप याद रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू की अगस्त घोषणा होती है 1919 में, भारत सरकार अधिनियम आता है। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है। रॉलेट एक्ट हो गया, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में। अशोक और खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ हो गया। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, उसी के कारण हंटर कमीशन एक जांच आयोग बैठती है, ठीक है। और कांग्रेस अपनी भी जांच समिति बैठाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 के बीच में था। इनके घटनाकार्य में जो घटना घटी थी वह है चौरी चौरा कांड। आइए देखते हैं, पहला क्या है, चौरी चौरा कांड है। दूसरा है अशोक आंदोलन की वापसी। गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था जिसमें 43 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी क्या हुए थे, बहुत दुखी हुए थे। और उसके बाद इन्होंने अपने अशोक आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 1922 में। इसी टाइम में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1922 में। और काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में, ठीक है। आपसे पूछता है काकोरी ट्रेन डकैती का मास्टरमाइंड कौन था? तो सूर्य सेन, मास्टर दा, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता है और उनको सूर्य सेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था भारत के लिए साइमन कमीशन। 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, जिसमें साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय के सर पर डंडा चलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी 30 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1928 याद रखिए। अच्छा, उसके बाद आता है हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 में, ये भी लॉन्च हुआ है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 आता है। दिवाली घोषणा होती है 1929 में। 1928 में ही साइमन गो बैक यानी साइमन भारत आता है, ये याद रखिएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ था ये 1929 में ही पहली बार हुआ था। उसके बाद दांडी मार्च और सविनय अयोध्या आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। उसके बाद प्रथम गोल मेज 1930 से स्टार्ट होता है, जिसमें कौन पहुंचे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप याद रखिए 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लेते हैं तथा गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में जाते हैं, यानी कि 1931 वाले में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। सिर्फ गांधी जी इसी में कांग्रेस के अध्यक्ष होकर गांधी इरविन समझौता करने के लिए जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल 1931 से 1936 तक रहा था, जिसमें प्रथम जो घटना घटी थी वो थी सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 बांटा गया था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है पर वो 32 तक चलता है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में स्टार्ट हो जाता है जो 33 तक चलता है, इसलिए यहाँ दूसरा तीसरा लिखा हुआ है। पर आप याद रखिए 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932-1935 में भारत सरकार अधिनियम भी पेश होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉन लिनलिथगो। इनका शासनकाल 1936 से 1944 तक रहता है। तो इनके शासनकाल में जो घटना घटी थी उसमें से प्रमुख है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के फैलने के बाद कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से क्या किया था, मंत्रालय से अपने अपने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव पारित होता है, मुसलमान के लिए अलग राज्य की मांग की जाती है। ठीक है, 1940 में ये मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा कि हम लोग को एक अलग देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। उसी तरह अगस्त ऑफर 1940 में आता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में होता है। उसी तरह क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, भारत 1942 में, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और भारत आंदोलन की तेज़ी पकड़ लेता है और तीव्र गति से आंदोलन आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का घटना काल था 1944 से 1947 तक, जिसमें सी राजगोपालचारी ने CR फार्मूला दिया था 1944 में, और बेबल योजना और शिमला समझौता हुआ था 1942 में। उसी तरह नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसका प्रमुख घटना डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में घटा था, और क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की गई थी। तो क्लेमेंट एटली कौन थे, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और क्लेमेंट एटली ने ही घोषणा की थी कि अब भारत से ब्रिटिश शासन का अंत किया जाएगा और 1947 में भारत को क्या किया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक 1948 तक रहते हैं। ये भारत के अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल या वाइसराय थे। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहते हैं। भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय में क्या हुआ था, जून तीसरी योजना 1947 पारित हुई थी, रेडक्लिफ आयोग 1947 तथा भारत की स्वतंत्रता घोषित की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग का अंतिम आ जाता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये भारत के अंतिम और भारतीय कौन थे, गवर्नर जनरल थे। इनका घटनाक्रम 1948 से 1950, और इनके बाद कोई भी गवर्नर जनरल या वायसराय का पद नहीं रहा। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, किंतु स्वतंत्र भारत का नहीं था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था पर भारतीय नहीं था। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारतीय थे। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए और इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।